नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से इतिहास की क्लास में। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र इकाई 3 जिसके प्रथम जो टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी विजय एवं उसके प्रशासन, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मौर्य वंश की नींव चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक जो थे, मौर्य वंश संस्थापक जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की और लगभग 322 ईसा पूर्व जो है चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की। और उसके बाद कई शासक हुए चंद्रगुप्त के बाद, जैसे बिंदुसार, अशोक और भी बहुत सारे मौर्य शासक हुए। तो लगभग 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक, 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की नींव डाली गई, मौर्य वंश की स्थापना हुई। और 322 से लेके 184 ईसा पूर्व, 184 ईसा पूर्व तक जो है मौर्य वंश के शासकों ने शासन किया। और उसके बाद जो है परिवर्तन हुआ, वंश परिवर्तन हुआ। तो इनका प्रथम जो शासक था मौर्य वंश का, वह चंद्रगुप्त मौर्य था। और इनका अंतिम शासक, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, वह बृहद्रथ था। ये अंतिम शासक और चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक, जिन्होंने मौर्य वंश की नींव डाली, मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व जो है मौर्य वंश की स्थापना की। और यह 184 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश चला और इसका अंतिम शासक जो है बृहद्रथ था। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। राजधानी पाटलिपुत्र, राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी। और इनका राज चिन्ह जो है, राज चिन्ह जो है वह मयूर था। राज चिन्ह मौर्यों का मयूर था। इन्हें मौर्य क्यों कहा गया, या ये किस वंश से थे, किस वर्ण में आते थे, इसके बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों में मतभेद है। इतिहासकारों ने इन्हें भिन्न भिन्न माना है। जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें मौर्यों को शूद्र कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है, जैसे पुराण है वगैरह है, इनमें इनको शूद्र कहा गया। जबकि जो जैन और बौद्ध ग्रंथ है, उन जैन और बौद्ध ग्रंथों में और जैन परंपराओं के अंतर्गत जो इनको क्षत्रिय माना गया है, क्षत्रिय वंश का माना गया है। इसके साथ साथ और भी कुछ बातें बताई गई है, कहीं इन्हें क्षत्रिय, कहीं जो है शूद्र बताया गया है। इसके साथ साथ जो है कुछ विद्वान, जैसे श्रीधर स्वामी जो है, वो कहते हैं कि इनकी माता का नाम मुरा था और मुरा से उत्पन्न होने के कारण जो है इनको मौर्य कहा गया। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न लेखकों ने जो है भिन्न भिन्न वंश से संबंधित किया है। कोई शूद्र कहता है तो कोई ब्राह्मण कहता है, तो विद्वान एक मत नहीं है। इसके साथ साथ इन्हें अनेक नामों से संबोधित किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य को भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया गया और विशेष करके यूनानियों ने इनको अलग अलग नाम दिए। जैसे जो है यूनानियों में ऐसी बात करें तो इनको जैसे मेगास्थनीज है, स्ट्रेबो है, एरियन है और जस्टिन। मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, एरियन, मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, एरियन एवं जस्टिन आदि विद्वानों ने जो है इनको
अलग नाम से पुकारा, इनको जो है सैंड्रोकोट्स कहा। इनको क्या कहा? इनको सैंड्रोकोट्स कहा। सैंड्रोकोट्स कहा इनको। मैगस्थनीज, स्ट्रेबो, एरियन एवं जस्टिन इनको सैंड्रोकोट्स कहा। इसके साथ साथ एपियन और प्लूटार्क ने इनको, इसके साथ साथ एपियन एवं प्लूटार्क आदि यूनानी विद्वानों ने जो है इनको एंड्रोकोट्स कहा। एपियन और प्लूटार्क ने इसको एंड्रोकोट्स, इनको चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा गया। इसके साथ साथ फिलार्कस ने जो है सैंड्रोकोप्टस नाम दिया है। फिलार्कस ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोप्टस, सैंड्रोकोप्टस नाम दिया गया। यानी भिन्न भिन्न विद्वानों ने इनको भिन्न भिन्न नाम दिए। मैगस्थनीज, स्ट्रेबो, एरियन एवं जस्टिस ने इसको सैंड्रोटस कहा, और इसके साथ साथ सैंड्रोकोट्स कहा, और एपियन एवं प्लूटार्क ने जो है इनको एंड्रोकोट्स कहा, और फिलार्कस ने जो है इसको सैंड्रोकोप्टस का नाम दिया। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले फरवरी 1793 ईस्वी में विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख यह बताया कि ये तीनों नाम सैंड्रोकोप्टस, एंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स और सैंड्रोकोप्टस, ये तीनों नाम जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। उनके नाम का समीकरण इनके साथ बिठाया, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि पोलीब्रोथा जो है वह पाटलिपुत्र है। यानी पोलीब्रोथा का समीकरण जो है पाटलिपुत्र से बिठाया सर्वप्रथम फरवरी 1793 ईस्वी में विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य, वह अभिलेख जिसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है, तो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य जो है, प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य, यह साक्ष्य अभिलेखीय साक्ष्य प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें जो है जो प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और इसके साथ साथ ये बताया गया है चंद्रगुप्त के बारे में कि चंद्रगुप्त जो है एक सामान्य परिस्थितियों में उठकर, एक सामान्य जीवन से उठकर शासक बनते हैं। चंद्रगुप्त का बचपन जो है पाटलिपुत्र में बीता, और विद्वान ये मानते हैं कि एक बार चंद्रगुप्त जो है पाटलिपुत्र नगर के पास खेल में व्यस्त था। जब वो छोटा था तो खेल में व्यस्त था, खेल खेल रहा था, और वह खेल कौन सा खेल कर रहा था? वो राजकीलम खेल खेल रहा था। कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है
जब चाणक्य की उस पर नज़र पड़ती है तो जो है वो कौन सा, चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा खेल खेल रहे थे, ये कई बार प्रश्नों में भी आ चुका है। तो वह जो है राजकीलम, वह राजकीलम खेल खेल रहा था। और इस खेल के दौरान ही जो है, खेलते वक्त जब चाणक्य की नज़र चंद्रगुप्त मौर्य पर पड़ी तो वह चंद्रगुप्त की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ और उसे देखकर चाणक्य को लगा कि यह जो है आने वाले समय में भारत का सम्राट बनेगा या भारत का सम्राट बनने के गुण इसमें मौजूद है। तो उस वक्त जो है चाणक्य ने उसे 1000 काशापण में जो है खरीद लिया, मुद्रा देके खरीद लिया और वह उसे अपने साथ लेकर तक्षशिला गया, जहाँ पर जो उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य राजकीलम खेल के दौरान जो है चाणक्य के संपर्क में आए। ये चाणक्य कौन था? तो चाणक्य जो है एक ब्राह्मण थे। जब धनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद, विद्वानों का मानना है, इतिहासकार ये मानते हैं कि एक बार जो है धनानंद के दरबार में चाणक्य गए और वहाँ पर जो है एक सिंहासन पर, या जो बड़े लोगों की कुर्सी होती थी, मंच था, उस सिंहासन पर बैठ गए। तब जो है धनानंद बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने जो है भरे दरबार में चाणक्य का अपमान कर दिया और उसे अपमान करके दरबार से निकाल दिया। तब कहा जाता है कि चाणक्य ने उसी वक्त ये कसम खाई या शपथ ली कि मैं जो है धनानंद वंश का या नंद वंश का नाश करूंगा। हालांकि उस वक्त उसके पास न कोई सेना थी, न ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके द्वारा जो है वह ऐसा कार्य कर सके, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने यह शपथ ली कि मैं जो है इस धनानंद का अंत करूंगा और इस नंद वंश का भी अंत करूंगा। तो जो है उसी शपथ को दोहराते हुए उसके लिए जो है वह एक उनको व्यक्ति मिलते हैं, एक ऐसा बालक मिलता है जिसमें सम्राट के सारे गुण मौजूद होते हैं, जो एक खेल में व्यस्त होता है। जब ये देखते हैं तो चंद्रगुप्त से काफ़ी प्रभावित होते हैं और उसे अपने साथ जो है खरीद कर तक्षशिला ले जाते हैं और तक्षशिला में जो है इनको सारी शिक्षाएं दी जाती है। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारी चाहे वो युद्ध की शिक्षा हो या सैनिक की शिक्षा हो या पढ़ाई लिखाई की शिक्षा हो, तो उसे शिक्षाएं दी जाती है और उन्हें जो परिपक्व बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ जो है उसे सैनिक शिक्षा के लिए जो है सैनिक शिक्षा के अंग के रूप में उसे जो है पंजाब में सिकंदर के से पास भेजा जाता है। वह सिकंदर से, पंजाब में सिकंदर से मिलते हैं और पंजाब में सिकंदर से मिलने के जो है इस बात को जो है वह जस्टिन और प्लूटार्क दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह पंजाब में सिकंदर से मिला था। एक बार कंपटीशन में परीक्षा में प्रश्न भी आ चुका था कि कहाँ मिला था चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से, तो वह पंजाब में मिला था। इस बात का जो है स्वीकार प्लूटार्क और जस्टिन भी करते हैं। जस्टिन कहता है कि सिकंदर चंद्रगुप्त की स्पष्टवादिता थे, क्योंकि चंद्रगुप्त बड़े स्पष्टवादी थे, हर बात को स्पष्ट तरीके से कह देते थे। तो जो है सिकंदर इसकी स्पष्टवादिता से इतने नाराज हुए और उन्होंने जो है नाराज होकर चंद्रगुप्त मौर्य को मारने का आदेश दे दिया, उसका वध करने का आदेश दे दिया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य बड़ी चालाकी से वहाँ से भाग निकलते हैं और वापस चाणक्य के पास आते हैं। तो जो है चाणक्य को सारी बात बताते हैं। तो जो है चाणक्य उसकी पीठ थपथपाते हैं, शाबाशी देते हैं और कहते हैं, ये पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि एक राजा में शेर की दहाड़ होनी चाहिए और इसके साथ साथ उसमें लोमड़ी वाली चालाकी भी होनी चाहिए। दोनों गुण एक राजा में होने चाहिए, वो दोनों गुण तुम में है। चाणक्य बड़े प्रभावित होते हैं उससे। इसके बाद उसकी विजय अभियान, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है एक सेना का गठन किया और उस सेना को जैसे जस्टिन महोदय जो है वो एक डाकुओं का गिरोह कहते हैं, तो उन क्षेत्रों में सेना का एक गठन किया और उसके बाद जो है उन्होंने पंजाब जीता या मगध जीता, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि सबसे पहले उन्होंने पंजाब को जीता और उसके बाद जो है मगध पर आक्रमण किया और मगध को जीता। हालांकि ये विवाद का विषय है, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने विजय किया और
यूनानी लेखक जो है जितने भी है वो केवल यही मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पंजाब को विजय किया, जबकि भारतीय ग्रंथ में केवल जो है ये मानते हैं कि मगध को विजय किया। तो इस प्रकार 322 ईसा पूर्व, यानी कि जो 322 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व जो है वह राजा बनते हैं, और 321 ईसा पूर्व जो है झेलम से लेकर सिंधु तक का प्रदेश भी वह यूनानियों से मुक्त करा लेते हैं और उस पर अधिकार कर लेते हैं। मुद्रा राक्षस जो एक ग्रंथ है विशाख दत्त द्वारा लिखा गया, और इसके साथ साथ परिशिष्ट पर्वन जो हेमचंद्र द्वारा लिखा गया, इसके अनुसार चंद्रगुप्त को उसके अभियानों में हिमालय क्षेत्र के शासक पर्वतक ने उसकी मदद की थी। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। जस्टिन जो थे महोदय, उन्होंने कहा कि जो चंद्रगुप्त की सेना है वह डाकुओं का गिरोह है। वह कहता है कि चंद्रगुप्त के माध्यम से भारतीयों ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, यानी पहले जहां विदेशियों की सत्ता भारत पर थी, तो जो है चंद्रगुप्त के माध्यम से जो है भारतीयों ने अपने को स्वतंत्र करा लिया और इस दास्ता या गुलामी का जुआ जो था उसे उतार फेंका, ऐसा जस्टिन महोदय कहते हैं। और प्लूटार्क कहते हैं, प्लूटार्क के मतानुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर लगभग संपूर्ण भारत को रोंद डाला, यानी संपूर्ण भारत पर विजय कर लिया। इस समय सिंध में फिलिप द्वितीय एवं पंजाब में यूडेमस सिकंदर के सत्रप थे, यानी गवर्नर थे जो सिकंदर ने उनको नियुक्त किया था। जो सिंध में फिलिप द्वितीय और पंजाब में यूडेमस ये गवर्नर थे वहाँ के। जब चंद्रगुप्त ने विदेशियों के खिलाफ भारतीयों में एक राष्ट्रीय भावना का उद्घोष किया, राष्ट्रीय भावना जागृत की, तब जो है भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और फिलिप द्वितीय को मार दिया, और फिलिप द्वितीय की हत्या करके सैनिक जो है गुप्त से आ मिले। और जब इस हत्या का और इस विद्रोह की खबर यूडेमस को पड़ी, तो जो है यूडेमस पंजाब से वापस भाग गया। तो इस प्रकार से जो है दोनों क्षेत्रों पर, पंजाब और दोनों पर जो है सिंध पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की तरफ रुख किया, और मगध विशेष करके जो है क्योंकि इसमें चाणक्य का बड़ा योगदान था, चाणक्य उसे निर्देशित करता था हर काम के लिए। दिमाग चाणक्य की कुटिल नीति चलती थी, चाणक्य नीति जिसे आज भी कहा जाता है, साम दाम दंड भेद चारों ही माने होते हैं और एक राजा को चारों का प्रयोग करना चाहिए, साम दाम दंड भेद आदि चाणक्य की नीति थी। तो जो चाणक्य ने जो अपनी कुशाग्र बुद्धि से उसे आगे बढ़ने के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उसका बदला जो है मगध से लेना था। तो जो है इसके बाद चंद्रगुप्त मगध की ओर रवाना होते हैं, मगध पर आक्रमण करते हैं, और यहाँ के शासक धनानंद थे और इस धनानंद का सेनापति भद्रशाल था। दोनों के बीच में युद्ध होता है और युद्ध में जो है भद्रशाल पराजित हो जाते हैं और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होते हैं। इस युद्ध का वर्णन मिलिंद पन्हों में भी मिलता है। इस विजय के साथ ही 322 ईस्वी पूर्व जो है चंद्रगुप्त भारत का सम्राट बन जाता है। 322 ईसा पूर्व जो है चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट बन जाता है। वह भद्रशाल को पराजित कर देता है, धनानंद की मृत्यु मारा जाता है धनानंद युद्ध, और उसके बाद जो है वह मगध पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद सेल्यूकस से युद्ध, यानी नंदवंश का जब अंत हो गया, धनानंद मारा गया, तो जो उसके बाद और 322 ईस्वी में जो है ये भारत के सम्राट बने चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसके बाद सेल्यूकस जो सिकंदर का सेनापति था उसके बारे में उससे युद्ध होता है। तो सेल्यूकस जो है वह सिकंदर का सेनापति था और सीरिया, उस समय सीरिया का शासक था, जो सीरिया देश था उसका शासक था और सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस की उपाधि जो थी वो निकेटर थी। सेल्यूकस और इसकी उपाधि जो थी वह निकेटर थी। इसकी उपाधि निकेटर थी। यह सीरिया का शासक था और सिकंदर का सेनापति था और इसकी उपाधि जो थी वो निकेटर थी। निकेटर यानी विजेता।
इसकी उपाधि निकेटर की थी, विजेता की इसकी उपाधि थी। 305 ईसा पूर्व में इसने सिंधु नदी को पार किया और सिंधु नदी को पार करने के बाद जो है चंद्रगुप्त के साथ जो है युद्ध हुआ और युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ और 303 ईस्वी पूर्व में जो है दोनों के बीच में संधि हो गई और इस संधि में कुछ शर्तें थी और भारतीय इतिहास में जो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो संधि हुई तो भारतीय इतिहास में यह प्रथम अंतर्देशीय संधि थी, यानी अंतरराष्ट्रीय जैसे कह सकते हैं या अंतर्देशीय कह सकते हैं। तो ये प्रथम जो 303 ईसा पूर्व 303 ईसा पूर्व जो है जो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि हुई, उसे भारतीय इतिहास की प्रथम अंतर्देशीय संधि कहा जाता है, प्रथम अंतर्देशीय संधि कहा जाता है। इस संधि की कुछ शर्तें थी जो स्ट्रेबो कहते हैं, स्ट्रेबो इसका शर्तों का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि चंद्रगुप्त को चार प्रांत सेल्यूकस द्वारा दिए गए। वो 4 प्रांत थे आर्कोसिया जिसे कंधार कहा गया, पेरोनिस्टाई जिसे काबुल कहा गया, एरिया जिसे हेरात और जेड्रोसिया जिसे मकरान तट मिले। ये चारों प्रांत जो है चंद्रगुप्त को सेल्यूकस से प्राप्त हुए। इसके साथ साथ दूसरी शर्त में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त के साथ कर दिया और सेल्यूकस की पुत्री हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो था यह पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। भारतीय इतिहास का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के साथ जो हुआ वो था। और इसके बाद जो तीसरी शर्त के अनुसार सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 500 हाथी उपहार में दिए और चौथी शर्त के अनुसार चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज जो सेल्यूकस का राजदूत था वह राजदूत बनकर भारत में आया और भारत आने वाला यह पहला राजदूत था। इसमें तो 3 बातें प्रमुख, जिनमें पहली ये कि अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई पहली, उसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ और उसके बाद जो है प्रथम जो है राजदूत आने वाला वो था तो मेगस्थनीज। तो ये 3 बातें इसमें सेल्यूकस के युद्ध के साथ महत्वपूर्ण बातें। और इसके बाद सकल जम्बूद्वीप विजय महावंश में चंद्रगुप्त को सकल जम्बूद्वीप का शासक बताया गया है। चंद्रगुप्त के पश्चिम भारत यानी सौराष्ट्र पर भी अधिकार की पुष्टि उसके रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से होती है कि उसने सौराष्ट्र पर भी अधिकार किया था। और दक्षिण भारत पर अधिकार की पुष्टि जो है संगम युगीन तमिल साहित्य अहनानूर से होती है और इसके लेखक मलनूर बताते हैं कि मौर्य शासक ने दक्षिण में मोहर नामक राजा पर आक्रमण किया जिसमें कोसर एवं वडगर नामक जातियों ने मौर्य की मदद की थी। अतः चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट था, वो पहला सम्राट था जिसने दक्षिणी भारत भी जीता था। चंद्रगुप्त के महास्थान अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि उसने दक्षिणी भारत जीता था और इसके साथ साथ इसमें यह पुष्टि होती है कि बंगाल भी उसके साम्राज्य का अंग था। जो चंद्रगुप्त का स्थान अभिलेख है उसमें इस बात की पुष्टि होती है कि बंगाल भी उसके साम्राज्य का अंग था। कुल मिलाकर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तथा कश्मीर से लेकर उत्तरी कर्नाटक यानी मैसूर एवं उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक विस्तृत था। यानी विशाल साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार कर लिया था। चंद्रगुप्त की मृत्यु जैन ग्रंथ राजा बलि की कथा के अनुसार, जो जैन ग्रंथ है राजा बलि की कथा उसके अनुसार चंद्रगुप्त ने कुल 26 वर्षों तक शासन किया और इसके साथ साथ परिशिष्ट पर्वण के अनुसार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। यानी वह पहला शासक जिसने
जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है जब शासन व्यवस्था संभाली नहीं गई, तब जो है अपने बेटे सिंहसेन यानी बिंदुसेन जो है, जिसे बिंदुसार कहा गया, सिंहसेन यानी बिंदुसार के पक्ष में अपने राज सिंहासन का त्याग कर दिया और अपने गुरु भद्रबाहु के साथ जो है वह श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक के मैसूर में चले गए, वहाँ चले गए और वहीं पर वह अपने गुरु के साथ रहे और लगभग 12 वर्ष तक जो है अपने गुरु की सेवा करते रहे। और अपने गुरु की जब भद्रबाहु की मृत्यु हो गई, तो जो है उसके बाद 12 वर्ष बाद जो है इन्होंने भी सलेखना पद्धति से, श्रवणबेलगोला में ही सलेखना पद्धति जो जैनों में विशेष रूप से मोक्ष की प्राप्ति की पद्धति है, सलेखना पद्धति, जिसमें अन्न जल का त्याग किया जाता है, पहले अन्न त्यागा जाता है और उसके बाद जल त्यागा जाता है और इस प्रकार जो है उस मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी सलेखना पद्धति से अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले या मोक्ष प्राप्त करने वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। और इसके बाद यहाँ से जो 298 ईसा पूर्व जो है इन्होंने अपने शरीर का सलेखना पद्धति से त्याग कर दिया। अब मौर्य प्रशासन कैसा था? 298 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त ने सलेखना पद्धति से अपने मोक्ष को प्राप्त किया। प्रशासन कैसा था? तो प्रशासन की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है मेगस्थनीज की इंडिका जो है उसमें प्रशासन की जानकारियां प्राप्त होती है कि मौर्य प्रशासन कैसा था। जैसे साम्राज्य विस्तार की बात करें तो उत्तर में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल तक और हिमालय से लेकर दक्षिण में उत्तरी मैसूर तक इनका साम्राज्य विस्तृत था। राजतव सिद्धांत, इनका राजतव सिद्धांत कैसा था? तो मौर्य सम्राट निरंकुश था, लेकिन वह स्वेच्छाचारी नहीं था, उसे सम्राट के सारे कर्तव्यों और आदर्शों का पालन करना पड़ता था। यानी वह निरंकुश तो था, राजतव सिद्धांत के अंतर्गत राजा निरंकुश होता था, लेकिन फिर भी जो है वह इतना स्वेच्छाचारी नहीं था, वह अपनी परिषद की मंत्रणा के अनुसार ही कार्य करता था, उनकी सलाह मानता था और इसके साथ साथ वो जो है अपने कर्तव्यों का पूर्ण तरह से निर्वाह करता था। केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो केंद्रीय प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राज्य को राज्य का मूल आधार माना जाता था। राजा जो था वो राज्य का मूल आधार माना जाता था। अर्थशास्त्र में लिखा है, यानी जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है जिसे कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त आदि नामों से पुकारा जाता है, तो उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा ही राज्य है। और इस प्रकार राजा की जब मृत्यु होती थी तो उस अपनी मृत्यु से पूर्व ही वह अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है बिंदुसार को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था पहले ही, तो इस प्रकार उत्तराधिकारी जो है वह पहले से ही नियुक्त कर लिया जाता था। और राजा की समस्त शक्तियाँ, चाहे वो कार्यपालिका शक्ति हो, व्यवस्थापिका शक्ति हो या न्यायपालिका शक्ति हो, यानी तीनों शक्तियाँ जो है राज्य की वो राजा में ही निहित होती थी। केंद्रीय प्रशासन में 2 प्रधान अंग थे, जिसमें एक राजा और दूसरा मंत्री या मंत्री परिषद। मंत्री परिषद राजा की सहायता के लिए होती थी तथा इसे परिसा भी कहा जाता था और यह राजा को सलाह मशवरा देती थी, प्रशासन चलाने में सहायता देती थी और इसके जो सदस्य होते थे उनको 12,000 पण वार्षिक वेतन दिया जाता था। इसके बाद मंत्रीण आते थे, जिनको मंत्रीण कहा जाता था, और यह जो है राज्य के दैनिक कार्यों के लिए राजा अपने कुछ मंत्रियों की नियुक्ति करता था, जिन्हें मंत्रीण कहा जाता था। और इन मंत्रिणों को जो है 48,000 पण जो है वेतन के रूप में दिया जाता था। इन्हीं के परामर्श से या इनकी सलाह से ही राजा शासन चलाता था। अन्य अधिकारियों की बात करें तो अर्थशास्त्र में कुल 18 मंत्रियों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में कुल 18 मंत्रियों का उल्लेख है, जिनमें जैसे मंत्री और पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, युवराज, प्रतिष्ठा, दंडपाल, अंतपाल, दुर्गपाल, नागरक आदि अनेक अधिकारी थे। लगभग 18 अधिकारियों का उल्लेख जो है अर्थशास्त्र में किया गया है। और इसके साथ साथ अर्थशास्त्र में कुछ अध्यक्षों का भी उल्लेख किया गया है। कुछ अध्यक्षों की बात कही गई है, तो उसमें जैसे कोषाध्यक्ष, आकाराध्यक्ष जो खानों का अध्यक्ष होता था, लक्षणाध्यक्ष जो मुद्रा पद्धति का अध्यक्ष होता था, पण्याध्यक्ष जो अध्यक्ष होता था, और पोतवाध्यक्ष जो
तोल और माप का अध्यक्ष होता था आदि अध्यक्षों का उल्लेख भी किया गया है। साम्राज्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना के बल पर और चाणक्य की बुद्धि से जो है एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, तो उसका संचालन करने के लिए, शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए जो है उनको प्रांतों में विभाजित किया गया था। और वह प्रांतों में विभाजन किया गया, वह प्रांत मुख्य रूप से विद्वान में मतभेद है कि कोई 3 बताते हैं, कोई 2 बताते हैं, कोई कुछ और बताते हैं, लेकिन फिर भी जो है मुख्य रूप से 3 प्रांतों में जो है प्रशासन को संपूर्ण प्रशासन को 3 प्रांतों में बांटा गया था। जैसे उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। 3 प्रांत, पहला जैसे उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, और दूसरा जो है वो प्राच्य अथवा मध्य देश, प्राच्य या मध्य देश प्रांत, जिसकी राजधानी जो है वह पाटलिपुत्र थी। और तीसरा जो प्रांत था वह था अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र अवंती राष्ट्र और अवंती राष्ट्र की राजधानी जो है वह उज्जैनी थी। उज्जैनी इसकी राजधानी। इस तरह प्रांतों का विभाजन 3 प्रांतों में किया गया और सुविधा की दृष्टि से प्रांतों को इनका भी उपविभाजन किया गया और इनको जो है जनपद, स्थानीय का मतलब होता था 800 गांवों का समूह। स्थानीय का मतलब था 800 गांवों का समूह। पहले जनपद, फिर स्थानीय मतलब 800 गांव। 800 गांवों का समूह को स्थानीय कहा जाता था। और इसके बाद द्रोणमुख तीसरी इकाई, और द्रोणमुख के अंतर्गत जो है 400 गांवों का समूह होता था। इसमें 400 गांवों का समूह होता था, द्रोणमुख कहलाता था। और उसके बाद चौथा जो है वह कहलाता था खारवाटिक। जिसमें 200 गांवों का समूह होता था, जिसमें 200 गांव होते थे। और उसके बाद संग्रहण, 5वीं इकाई संग्रहण, जिसमें 100 गांवों का समूह संग्रहण कहलाता था। इस प्रकार इनका प्रशासन का उपविभाजन, प्रांतों का उपविभाजन किया गया था। उपविभाजन के जनपद के बाद स्थानीय, जिसमें 800 गांव आते थे, द्रोणमुख जिसमें 400 गांव आते थे, खारवाटिक जिसमें 200 गांव आते थे, और संग्रहण 100 गांव थे। यानी शासन की मूल इकाई जो है वह गांव थी। प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी जो था वह कुमार महामात्र कहलाता था। जनपद का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता कहलाता था और गांव का अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। नगर का प्रबंध करने के लिए एक अध्यक्ष होता था, जिसे नगराध्यक्ष अथवा नागरक कहा जाता था। यानी जो नगर का प्रशासन संभालता था या नगर का जो अध्यक्ष होता था उसे नगराध्यक्ष या नागरक कहा जाता था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की 6 समितियों का विवरण दिया है। जो मेगस्थनीज, जो सेल्यूकस का राजदूत था, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में जो है पाटलिपुत्र नगर का वर्णन करते हुए यहाँ की 6 समितियों के बारे में विवरण दिया है। उसने लिखा है कि पाटलिपुत्र नगर प्रशासन को देखने के लिए 6 समितियाँ थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। और वह 6 समितियों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कौन कौन सी थी। जैसे पहली समिति का कार्य जो था वह उद्योग धंधों और नागरिकों के कार्यों की देखभाल करना होता। जो प्रथम समिति थी मेगस्थनीज के अनुसार
उसका कार्य था उद्योग धंधों को देखभाल करना और इसके साथ साथ नागरिकों के कार्यों की देखभाल करना। दूसरी समिति थी वह विदेशियों की देखभाल करती थी, यानी जो विदेशी व्यापारी आते थे तो वहाँ यहाँ पर जो है उनके व्यापार की देखभाल करना, उनके खाने पीने का प्रबंध करना, उनके रहने खाने ठहरने की सारी व्यवस्था करने का कार्य जो है वह दूसरी समिति करती थी। और तीसरी समिति जी थी वह जनगणना का कार्य करती थी और इसके साथ साथ वह जो है जन्म और मृत्यु के आंकड़ों का भी विवरण रखती थी। तीसरी समिति का कार्य जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को रखने का काम था। और चौथी समिति जो थी वह वाणिज्य और व्यवसाय से संबंधित कार्य करती थी। और पांचवी समिति जो थी वह मिलावट रोकने का कार्य करती थी, यानी पुरानी वस्तुओं को नई वस्तुओं में नहीं मिलाया जाए या पुराने सामान को नए सामान में नहीं मिलाया जाए और पुराने सामान को नए सामान के साथ मिलाकर नहीं बेचा जाए। तो इसकी देखभाल और इस मिलावट को रोकने का कार्य जो है पांचवी समिति द्वारा किया जाता था। छठी समिति जो थी वह बिक्री कर वसूल करने का कार्य करती थी और अगर कोई जो है बिक्री कर नहीं देता था या चुकाने में दोष पैदा करता था तो जो है उसमें समय उसे कठोर दंड दिए जाने का भी उल्लेख मिलता है। अगर कोई कर चोरी करता है या कर समय पर नहीं चुकाता है तो जो है उसे कठोर दंड भी दिया जाता था। न्याय व्यवस्था की बात करें तो उस समय प्रमुख रूप से दो तरह के न्यायालय थे। एक धर्मस्थीय जिसे हम दीवानी न्यायालय कहते हैं, यानी जो पैसों से ज़मीन से लेन देन के विवाद जो है वह धर्मस्थीय न्यायालय द्वारा किए जाते थे, निपटाए जाते थे। और दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय जिसे हम वर्तमान में फौजदारी न्यायालय कहते हैं। तो जो जिसमें जो है चोरी डकैती लूटपाट या हत्या या दूसरे कोई अपराध जो होते थे वह कंटक शोधन न्यायालय में न्यायालय द्वारा उसमें न्याय किया जाता था। इसके साथ साथ नगरों में व्यावहारिक महामात्र न्याय न्याय करता था और जनपद में राजूक होते थे न्याय व्यवस्था के लिए जिनके द्वारा न्याय किया जाता था। ग्राम में जो है ग्राम सभा होती थी जो न्याय का कार्य करती थी और उस समय जो है न्याय व्यवस्था बड़ी कठोर थी, यानी मौर्य प्रशासन में न्याय व्यवस्था जो है बहुत कठोर थी। सैनिक शासन या सेना का शासन जो है सेना के मुख्य से 3 अंग माने गए, सैनिकों के 3 अंग माने गए, जैसे एक दुर्ग, शस्त्रागार और सेना। ये 3 ही सेना के मुख्य अंग थे, तीनों ही। चंद्रगुप्त मौर्य के पास विशाल सेना थी और कहा जाता है कि लगभग 6,90,000 की सेना उसके पास थी और सेना व्यवस्था के लिए 30 सदस्यों का एक सैनिक मंडल बनाया गया था और यह 6 विभागों में बंटा हुआ था। प्रत्येक विभाग में 5 सदस्य होते थे। प्रथम विभाग जो था वह जल सेना का था। दूसरा विभाग जो था वह सैन्य सामग्री और रसद का प्रबंध करता था, यानी सेना के लिए खाने पीने की व्यवस्था और सैन्य सामग्री हथियार आदि की व्यवस्था जो है दूसरा विभाग करता था। और तीसरा जो विभाग था वह पदाति सेना यानी पैदल सेना की व्यवस्था करता था। चौथा जो विभाग था वह अश्वरोहियों की व्यवस्था करता था, यानी घुड़सवारों की व्यवस्था करता था। 5वां विभाग रथ सेना से संबंधित था और 6ठा विभाग जो है वो हस्ती सेना की देखरेख करते। इस प्रकार सेना की व्यवस्था के लिए 6 भागों में विभाग बांटे गए थे और प्रत्येक विभाग में 5-5 सदस्य होते थे। चंद्रगुप्त ने बहुत सारे जनहित के कार्य किए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जनहित के कौन कौन से कार्य किए उनकी बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य सार्वभौमिक सत्ताधारी सम्राट होते हुए भी स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक नहीं था। उसकी संपूर्ण शासन व्यवस्था का मूल आधार जन कल्याण की भावना थी, यानी जन कल्याण की भावना उसमें अधिक थी और इसलिए उसने अपने साम्राज्य में लोक कल्याण संबंधी कार्यों के लिए एक पृथक विभाग कायम किया जिस विभाग के द्वारा जो है वह जन कल्याण के कार्य कर सके। और इस विभाग के द्वारा जो उन्होंने अपने साम्राज्य में यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत सारे सड़कों का निर्माण कराया, सरायों का निर्माण करवाया और इसके साथ साथ जन कल्याण के लिए जो है कुएं, तालाब, झीलें, नहरें आदि बनवाई और किसानों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाई। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने चिकित्सालयों का औषधालयों का भी निर्माण करवाया जहां पर जो जनता को मुफ्त में दवाई दी जाती थी, मुफ्त में औषधि दी जाती थी। और इसके साथ साथ शिक्षा की उन्नति के लिए भी जो उन्होंने शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की ताकि शिक्षा अच्छी तरह से प्राप्त हो सके। तो बहुत सारे ऐसे
जनहित के कार्य उन्होंने किए और साम्राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विशाल अन्न गोदाम भी बनवाए, जिससे जो है जब कभी अकाल पड़ता था तो जो है उसमें जनता को अनाज दिया जाता था उन अन्न घरों के जरिए, उन अन्न भंडारों के माध्यम से जो है। और इसके साथ साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य का महास्थान लेख है एवं सोहगरा जो लेख है, उससे यह ज्ञात होता है कि यह पहला शासक था जिसने अकाल से निपटने के लिए या निपटने हेतु अन्नागार यानी कि राशनिंग प्रणाली स्थापित की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण कि वह पहला सम्राट कौन था जिसने जो है राशनिंग प्रणाली, जो वर्तमान में चल रही है राशन व्यवस्था जो की जाती है, तो राशनिंग प्रणाली जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा शुरू की गई थी, स्थापित की गई थी। चंद्रगुप्त के जो सौराष्ट्र था उसका जो गवर्नर था उसमें पुष्यगुप्त वैश्य, जिन्होंने जो है सुदर्शन झील का निर्माण कराया, जो जिनका बाद में काफ़ी शासकों रुद्रदामन द्वारा या दूसरे शासकों द्वारा जीर्णोद्धार भी किया गया। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य जो एक साधारण सा बालक था और किस तरह से जो है वह अपनी बुद्धि, शक्ति और वीरता के बल पर और अपने प्रधानमंत्री चाणक्य अर्थात अपने गुरु चाणक्य के माध्यम से जो है किस तरह एक साधारण सा इंसान, सामान्य परिस्थितियों में रहने वाला इंसान सम्राट बनता है और किस तरह से जो है शासन व्यवस्था संभालता है। तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य की विजय और उनका प्रशासन। अगली क्लास में अगला टॉपिक, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।